एमडीएस यूनिवर्सिटी अजमेर के बीए पार्ट फर्स्ट पॉलिटिकल साइंस पेपर सेकंड के विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर मनोज अवस्थी, एसोसिएट प्रोफेसर एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर, आपको पिछले कुछ दिनों से राजा राम मोहन राय के बारे में पढ़ा रहा हूँ। आज हम जिस विषय पर चर्चा करने वाले हैं वो है राजा राम मोहन राय के आर्थिक विचार, द इकोनॉमिक आइडियाज़ ऑफ राजा राम मोहन राय। अब यहाँ इस विषय पर आने से पहले इसकी पृष्ठभूमि को समझना आपके लिए ज़्यादा ज़रूरी है। वो ये है कि राजा राम मोहन राय अर्थशास्त्री नहीं है। दूसरी बात, भारत की उस समय की जो अर्थव्यवस्था है और उसकी जो प्रक्रियाएं हैं, नीतियां हैं, उनमें कुछ अच्छाइयाँ भी हैं, कुछ बुराइयाँ भी हैं। और ख़ास तौर से ब्रिटिशर्स जो उस वक्त भारत के शासक हैं, वो उनमें जो बदलाव कर रहे हैं, राजा राम मोहन राय कुछ से सहमत हैं और कुछ से असहमत हैं। इसका कुल लब्बो-लबाब या कुल असर या कुल प्रभाव ये आ रहा है कि राजा राम मोहन राय के विचारों में हम किसी विचारधारा का स्पष्ट प्रभाव नहीं देखते। उनकी स्थिति वही है कि वे अच्छाइयाँ हर तरफ से ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। मूलतः वे समाज सुधारक हैं, अनेक भाषाओं के ज्ञाता हैं, विद्वानों के संपर्क में हैं, विचारों को समझने का प्रयास करते हैं। और इसका असर ये आता है कि वे एक उदारवादी हैं। और उदारवादी व्यक्ति का पहला गुण ये होता है, जो कि निहायत ज़रूरी भी है, कि वो दूसरे की अच्छाइयाँ स्वीकार करने में संकोच नहीं करता है। उनके आर्थिक विचारों पर भी आपको ये उनका उदारवादी व्यक्तित्व स्पष्ट दिखाई देता है। जैसे जिस समय की हम बात कर रहे हैं, तो दुनिया की आर्थिक विचारों को समाजवादी और उदारवादी दो भागों में बांट सकते हैं। लेकिन राजा राम मोहन राय पर दोनों का असर है, यानी वे समाजवाद की अच्छाइयाँ और उदारवाद की खूबियाँ दोनों को आपस में मिलाकर एक ऐसी व्यवस्था बनाना चाहते हैं जिसमें आम जनता और प्रशासन दोनों के लिए कार्य करना आसान हो, सहज हो और कल्याणकारी हो। तो इस संदर्भ में आज हम बात करेंगे। पहली बात, जो पहला बिंदु है आज मेरे इस व्याख्यान का, वो है भूमि सुधार पर विचार। अब देखिए, राजा राम मोहन राय जिस समय हैं, उस समय भारत में गरीबी का स्तर बहुत ऊंचा है, प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है। और दुनिया का आप इस बात का अंदाज़ इस बात से लगाएं कि दुनिया का बहुत बड़ा देश, याद रखिए उस वक्त ना तो बांग्लादेश बना है ना पाकिस्तान बना है, तो आप कल्पना कर सकते हैं भारत के आकार की। तीनों ऋतुएं यहाँ पर, सर्दी, गर्मी, बरसात। मूलतः कृषि प्रधान देश, उपज भी अच्छी खासी। लेकिन इन सब के बावजूद भारत का जो किसान है और मजदूर है, उनकी स्थिति बहुत 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 दयनीय है। फसल भी हो रही है, उपज भी हो रही है, बिक भी रही है, उसकी कीमत भी है, लेकिन उसे कुछ नहीं मिल पा रहा। ये अपने आप में एक आश्चर्य में डालने वाला बिंदु है। अब यहाँ इस चीज़ को आप यूँ लीजिए, राजा राम मोहन राय ने इसके पीछे उस समय के जो भूमि प्रबंध थे उनको दोषी माना और अपने विचारों में जो एक तर्क दिया कि लैंड रिफॉर्म्स, भूमि सुधार भारत की प्राथमिक आवश्यकता है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और आबादी का सबसे बड़ा हिस्सा कृषि पर आश्रित है। इसके लिए, जैसे कि उनकी शैली थी, उन्होंने तात्कालीन ब्रिटिश सरकार से बातचीत की, पत्र लिखे, कई उनके संवाद भी हुए उस समय के बड़े पदाधिकारियों के साथ। और वहाँ उन्होंने ये कहा कि भारत में जो भूमि सुधार हैं
इनकी शुरुआत सरकार की तरफ से होनी चाहिए और उन नीतियों को बनाते वक्त भारत के जो भूमि सुधार से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, जो भारतीय हैं, उनकी राय सरकार को ज़रूर लेनी चाहिए। उस वक्त परेशानी ये आ रही थी कि जैसा कि मैंने आपको पूर्व के व्याख्यान में बताया है कि जितने बड़े पद हैं, विशेष तौर से वो जो निर्णय निर्माण करते हैं, डिसीजन मेकर्स हैं, वे अधिकांशतः ब्रिटिश हैं। तो वो आपकी सभ्यता, आपकी संस्कृति, आपकी अर्थव्यवस्था, आपके नियम, आपके कायदे, आपके कानूनों से परिचित नहीं हैं। और वो लोग जब नियम बनाएंगे तो आप अंदाज़ लगा सकते हैं कि उनके सफल होने या असफल होने की संभावना कितनी और कैसी होगी। राजा राम मोहन राय ने ये कहा कि उसमें भारतीयों से राय ली जाए। दूसरा जो उनका बिंदु था वो ये था इसी विषय में कि करारोपण का उद्देश्य जनता का शोषण नहीं बल्कि जनता का कल्याण होना चाहिए। भूमि से जो आय होती है उसे लगान कहते हैं। राजा राम मोहन राय का मानना ये था कि क्योंकि पूरे देश में मौसम अलग अलग हैं, ज़मीन का उपजाऊपन अलग अलग है, सिंचाई की व्यवस्थाएं अलग अलग हैं, तो इसके मुताबिक लगान में सरकार को अपनी नीति तय करनी चाहिए और उसमें आवश्यक बदलाव करने चाहिए। तीसरी जो उनकी महत्वपूर्ण बात थी वो ये थी कि वो रैयतवाड़ी और जमींदारी पड़ा था, इसके समर्थक तो थे, लेकिन वो इसमें कुछ बदलाव चाहते थे। उन्होंने उदाहरण दिया, जैसे मैं आपको समझाना चाहूँगा कि उस समय एक आइडिया ये दिया गया कि जितनी भी भूमि भारत की है वो सरकार की है और किसान जो है उसको उस भूमि पर कृषि करने का अधिकार तो है, लेकिन जमीन सरकार की है, उसकी व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है। राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। उन्होंने उदाहरण दिया था कि मुग़ल काल में जो ब्रिटिशर्स से पहले भारत के बादशाह सम्राट हुआ करते थे, उस समय भी भूमि का प्रबंध किसान के हाथ में था, लेकिन सरकार ने उस समय की जो मुग़ल प्रशासन व्यवस्था थी उसमें उन्होंने कभी भी अपने आप को ज़मीन का मालिक घोषित नहीं किया था। वो किसान के पास ही थी, उसको उसका प्रबंधन करने का, बेचने का अन्य अधिकार थे। और यहीं पर उनका दूसरा बिंदु आता है कि राजा राम मोहन राय का मानना ये था कि लगान की दर सरकार तय करे, ना कि जमींदार और रैयतवाड़। उस समय व्यवस्था ये बनाई गई है कि जमींदारी जो है वो बेची जा रही है। आप कल्पना करें कि एक ही गांव या एक ही क्षेत्र के अंदर भूमि से जितना लगान लिया जाएगा ये तय करने का अधिकार उस जमींदार को है। अब हो ये रहा है कि वो वहाँ से जनता को निचोड़ने की कोशिश कर रहा है, मन चाहे कर लगा रहा है, और उस इलाके की जो जनता है विरोध की स्थिति में नहीं है। राजा राम मोहन राय ने स्पष्ट तर्क दिया था कि लगान की दर सरकार तय करे और उस तय दर में परिवर्तन का अधिकार उस जमींदार के पास नहीं होना चाहिए। उसमें किसी भी किस्म का बदलाव प्रशासन करे, सरकार करे, शासन करे। दूसरा बिंदु, वो व्यक्तिगत संपत्ति के समर्थक हैं। मैंने आपको उदाहरण दिया इससे पहले कि ब्रिटिश उस समय के प्रशासन ने एक नियम ये निकाला, एक विषय ये निकाला कि सारी भूमि जो है वो सरकार की है। राजा राम मोहन राय ने जो वसीयत के नियम हैं, उत्तराधिकार के नियम हैं, उनका हवाला देते हुए बताया कि ऐसी परंपरा रही है कि व्यक्ति की जो व्यक्तिगत संपत्ति है वो उसका अधिकार है, वो उसको हस्तांतरित करने के लिए, किसी के नाम उसको देने के लिए, उसको बेचने के लिए आज़ाद है, क्योंकि वो या तो उसने खुद ने कमाई है या उसके पुरखों ने उसको दी है। वो संपत्ति उसकी व्यक्तिगत है, सरकार की नहीं है। और उस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट कुछ ऐसे नियम बना रही थी जिसके तहत इन संपत्तियों पर सरकार का हस्तक्षेप बढ़ता जा रहा था। राजा राम मोहन राय ने इसका विरोध किया था। तीसरा जो बिंदु है जो बहुत महत्वपूर्ण है, आप पाएंगे कि आज 21वीं शताब्दी में वो चीज़ आपको दिख रही है जिसकी बात राजा राम मोहन राय उस शताब्दी में कर रहे हैं, यानी 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में। उन्होंने ये कहा कि भारत में विदेशियों के व्यापार को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए।
अब देखिए, ये बिल्कुल धारा के खिलाफ उल्टा तैरने वाली बात है। जो देशी व्यवसायी थे, उन्होंने इसका विरोध किया कि भाई आप पश्चिम के व्यापारियों को यहाँ और बुला रहे हैं ताकि हमारा जो रहा सहा धंधा है वो भी ख़त्म हो जाए। ये तो गलत है। लेकिन राजा राम मोहन राय ने इसके पीछे दो तर्क दिए थे। उन्होंने कहा कि विदेशी जब व्यापार के उद्योग धंधे यहाँ लगेंगे तो उनके साथ तकनीक, मशीनें और नए विचार भारत में आएंगे, जिसका लाभ भारतीयों को भी मिलेगा और प्रतिस्पर्धा होगी तो गुणवत्ता अच्छी हो। और दूसरी बात जो अत्यंत महत्वपूर्ण है, उन्होंने विदेशी निवेश को बढ़ावा दिया कि यदि विदेशी पूंजीपति भारत में पूंजी लगाते हैं, इसका स्वागत होना चाहिए और उनको भारत में बसाने के लिए विशेष सुविधाएं देनी चाहिए। अब देखिए, ये एक गहन सोच का परिणाम है। राजा राम मोहन राय ये नहीं कह रहे कि उससे पहले ऐसा नहीं है कि व्यापार नहीं हो रहा है, विदेशी व्यापार हो रहा है, पर लाभ सारा ब्रिटेन और अन्य देशों में जा रहा है। जितनी पूंजी वो यहाँ लगा रहे हैं और उससे जो मुनाफा हो रहा है, वो मुनाफा सारा अब उनके देशों को जा रहा है। तो इसका असर ये पड़ रहा है कि उनके देशों की आर्थिक स्थिति अच्छी हो रही है, भारत जिसका से। राजा राम मोहन राय का तर्क यहाँ पर यह था कि विदेशी जो इस देश में हैं, उनको यहाँ बसने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और उनको ये ऐसे हालात दिए जाएं ताकि वो अपने लाभ का एक हिस्सा इस देश में भी लगाएं, ताकि भारत के कृषक और मजदूरों की आर्थिक स्थिति भी सुदृढ़ हो। और आप देखिए, 21वीं शताब्दी में भी आपको राजा राम मोहन राय के इस विचार की प्रासंगिकता दिखाई दे रही होगी। जिस तरह से वर्तमान सरकारें, चाहे पार्टी कोई भी क्यों ना हो, मैं किसी पार्टी विशेष की बात नहीं कर रहा, वो विदेशी निवेश को अपने यहाँ आमंत्रित भी कर रही है और सुविधाएं भी दे रही है। वजह यही है कि भारत में रोजगार के अवसर बढ़ें, जीवन स्तर ऊंचा हो और उच्च कोटि का उत्पादन यहाँ संभव हो सके। धन्यवाद।